अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल फार्म ए एंड फार्म 9 इन एससीसीपी। फार्म ए एंड फार्म 9 को आप एनुअल रिटर्न भी कहते हैं और आपको ये ईयरली करनी पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि हम एससीसीपी में फार्म ए और फार्म 9 कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि किस सेक्शन के तहत आपने रिटर्न सबमिट करनी होती है, किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है। एंड सब्सिक्वेंटली हम चलेंगे एससीसीपी की वेबसाइट पे और देखेंगे कि हमने एससीसीपी की जो एनुअल रिटर्न है वो किस तरह से सबमिट करनी है। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखा देता हूं जी। तो जनाब, फार्म ए एंड फार्म 9 किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है? हर वो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है। किन कंपनीज का शेयर कैपिटल नहीं होता, ये आपकी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी आ जाएंगी और आपकी एनपीओज आ जाती हैं जी। ये आपने कब सबमिट करनी होती है जी? विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। एजीएम से मुराद है जी एनुअल जनरल मीटिंग। फार्म ए एंड फार्म 9 आपने सबमिट करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। अब ऐसी कौन सी कंपनीज है जिन पे फार्म ए एंड फार्म 9 जो सबमिट करना है वो कंपलसरी नहीं है? तो सबसे पहले एसएमसी कंपनी, जो आपकी सिंगल मेंबर कंपनीज है, इनके लिए फार्म ए एंड फार्म 9 सबमिट करना कंपलसरी नहीं है। ये कंपनी सिर्फ फार्म 19, जिसको यूबीओ डिक्लेरेशन कहते हैं जी, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन, वो सबमिट करेंगे जी। आर प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट मोर देन 3 मिलियन रुपीज। और ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा नहीं है। 3 मिलियन से मुराद 30 लाख। तो ऐसी कंपनीज फाइल करेंगी फॉर्म सी, फॉर्म ऑफ नो चेंज। एसएमसी के लिए तो कंपलसरी नहीं है ना। और ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक है, वो फॉर्म सी सबमिट करेंगे जी, फॉर्म ऑफ नो चेंज। उसके बाद आ जाता जी ड्यू डेट। तो एजीएम आपने हेल्ड करनी है वंस इन अ ईयर। साल में सिर्फ एक दफा आप एजीएम हेल्ड करेंगे। फर्स्ट एजीएम, जब कंपनी बनती है और आप एजीएम फाइल करते हैं तो उसको फर्स्ट एजीएम कहते हैं। ये आपने फाइल करनी है विद इन 16 मंथ्स। पहली जो एजीएम है वो आप विद इन 16 मंथ जो है वो फाइल कर सकते हैं। और सब्सिक्वेंट एजीएम आपने कब करनी है? विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब फर्स्ट एजीएम कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब सपोज कर लें कि एक कंपनी बनी है मई 24 में। मई 24 में एक कंपनी बन रही है, तो इसकी फर्स्ट एजीएम कब करेंगे? मई 24 से आप स्टार्ट करोगे 16 मंथ्स काउंट करना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त 25 में आप इसकी फर्स्ट एजीएम कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूं जी अगस्त 25, तो ये आप अगस्त में जाके इसकी एजीएम कर सकते हैं। दूसरा आप किस तरह से एजीएम कर सकते हैं? दूसरा आप कर सकते हैं जनाब जून के बाद। सबसे पहले आपने ये देखना है कि एजीएम का पर्पज क्या है। एजीएम का प्राइमरीली कंसर्न होता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको अप्रूव करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद आपके अकाउंट्स हैं। तो आपके अकाउंट्स 99.9% कंपनीज के केसेस में बनते हैं जुलाई से लेकर जून। यानी सपोज कर लें कि हमारी कंपनी मई 24 में बनी है, तो इसके अकाउंट्स बनेंगे 1/7/24 से लेके 30/6/25 तक। अब जाहिर सी बात है कि ये मई से स्टार्ट हो रही है, तो जुलाई की जगह मई आ जाएगा। मई से जून अकाउंट्स बनेंगे। एक तो ये आपकी कंपनी जून के बाद भी एजीएम कर सकती है, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि फर्स्ट एजीएम के केस में आपके पास राइट है कि आप विद इन 16 मंथ्स भी कर सकते हैं। आप 16 मंथ के अकाउंट्स भी बना सकते हैं इकट्ठे। पहला तो ये कि आपका ईयर एंड होना है जून में। आप जून के बाद एजीएम कर सकते हैं, जुलाई में कर लें, अगस्त में कर लें। दूसरा ये है कि कंपनी बनी है मई 24 में और आपके जो 16 मंथ्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं अगस्त 25 में जाके, तो इस केस में आप 30 जून 2025 तक अकाउंट्स बना सकते हैं। 30/6/25। तो आपने एक बात याद रखनी है कि कोशिश करें कि जो फर्स्ट एजीएम है वो ईयर एंड के बाद रखें। आपकी एजीएम ईयर एंड से पहले भी अप्रूव हो जाती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 30 जून के बाद ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्लोज करनी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपने 30 जून की फिगर्स की बेस पे आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी तो सबमिट करनी है ना कंपनी की 31 दिसंबर को। तो हमेशा फर्स्ट एजीएम आपने देखनी है कि कंपनी कब बनी है, उसका 30 जून कब आ रहा है, और उसके बाद आपने उसकी एजीएम करनी है। तो फर्स्ट एजीएम आपने करनी है विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सब्सीक्वेंट एजीएम आपने करनी है विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर जैसे मैंने आपको बताया 30 जून है, 30/6/25 है जी। अब 120 दिन कब बनेंगे विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर? तो ये आपके बनेंगे 28 अक्टूबर, 28/10/25। तो जनाब, फर्स्ट एजीएम विद इन 16 मंथ्स और सब्सीक्वेंट एजीएम आपने करनी है विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है जुलाई से जून। 30 जून तक हम अकाउंट्स बनाएंगे और उनको अप्रूव करेंगे हम एजीएम में जाके। पर्पज ऑफ एजीएम, जो हम एजीएम कर रहे हैं जनाब, उसका पर्पज क्या है? किस पर्पज की वजह से हम एजीएम करते हैं? हम लोग फाइलिंग तो कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जनाब जो एजीएम है, जो एनुअल जनरल मीटिंग है, उसका प्राइमरीली पर्पज क्या है जी। सबसे पहला जी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे मैं आपको बता चुका हूं जी
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एजीएम में अप्रूव होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में होता क्या जी, एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो बैठते हैं और वो कंपनी के जो मैटर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे मेन मैटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनुअल अकाउंट्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर्पसेज के लिए भी चाहिए होते हैं। इसमें कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लाइबिलिटीज, कंपनी की इक्विटी, इसके अलावा कंपनी के इनकम एंड एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऐसी कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ऊपर होता है जनाब, इन्होंने ऑडिटर भी अपॉइंट करना होता है। अब ऑडिटर करता क्या, ऑडिटर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनका ऑडिट करता है जी। एंड सब्सिक्वेंटली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आपने सुना होगा कि लिस्टेड एंटिटीज हैं वो डिविडेंड देती है। जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंपनीज उसका जो स्पेसिफिक पार्ट है अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे देती हैं या एज ए अर्निंग दे देती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में तो ये कम ही होता है, लेकिन जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो डिविडेंड लाजमी देती हैं हर साल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी सैलरीज वगैरह बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो लिस्टेड एंटिटीज हैं वो लाजमी डिविडेंड देती हैं। एक साल ना दे, दूसरे साल में जाकर दे देती हैं व्हाट्सएवर। तो जनाब हमने एजीएम का पर्पस देख लिया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रूव करने हैं। अगर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपल्सरी है तो ऑडिटर आ जाएगा। अगर डिविडेंड देना है तो डिविडेंड दे देंगे। इसके अलावा कोई स्पेशल बिजनेस है, प्रिंसिपल लाइन चेंज करनी है, कोई एड्रेस चेंज करना है, कोई और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, व्हाट्सएवर जो भी कोई और स्पेशल बिजनेस है वो भी आप एजीएम में पास कर लेते हैं जी। उसके बाद आ रहा जी नोटिस पीरियड। अच्छा जी, नोटिस से ये मुराद है कि आपने एटलीस्ट इतने दिन पहले बताना है मेंबर्स को कि जनाब हमारी मीटिंग हो रही है। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि आप उठ के आ जाएं और कहें कि आज ही मीटिंग है। अब सपोज कर लें कि मैंने एजीएम करनी है 28/10/2025 को, तो 28/10/2025 से 21 दिन पहले मैंने नोटिस देना है। 21 दिन पहले मैंने मेंबर्स को बताना है कि जनाब हम एजीएम कर रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होंगी, उसमें ऑडिटर आएगा, उसमें हम डिविडेंड देंगे या कोई और स्पेशल बिजनेस करेंगे। आप सपोज कर लें कि 28/10/2025 को अगर मैं एजीएम कर रहा हूं तो मैं एटलीस्ट 3-4 अक्टूबर को जाके नोटिस दूंगा, 3/10/2025 को या 4/10/2025 को। एक चीज आपने देखनी है कि आपने संडे को नोटिस नहीं देना जनाब, 3/10/2025। तो अगर आप इधर से काउंट करेंगे 8, 10, 18 और 18 और 7, ये आपके 25 दिन बन जाते हैं। तो जनाब आपने एटलीस्ट 21 डेज, 21 दिनों का नोटिस देना है। ज्यादा आप दे सकते हैं, 25 दिन का दे दें, 30 दिन का दे दें, ये आप पे, लेकिन एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना है आपने। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट एजीएम कर रहे हो अगस्त 25 को, सपोज कर लें कि 31 अगस्त को कर रहे हो, तो आपने जनाब 1 अगस्त को नोटिस दे देना। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जब भी एजीएम करनी है, एक तो 30 जून के बाद करनी है, कोशिश करें जुलाई के एंड पे, 31 जुलाई को कर लो, 30 जुलाई को कर लो, और उससे पहले एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना है। ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि 30 जून को आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हो और जनाब आपने 15 जून का नोटिस दे दिया हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। पहले आपके अकाउंट्स बनेंगे, उसके बाद आप नोटिस दोगे और उसके बाद आपकी एजीएम होगी। ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अक्टूबर में एजीएम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देंगे। फर्स्ट एजीएम कर रहे हैं तो जिस भी डेट को आप एजीएम कर रहे हैं उससे एटलीस्ट 21 डेज का आप नोटिस देंगे, और ये नोटिस आपने सिर्फ अपने मेंबर्स को बताना होता है। अच्छा जी, एजीएम होल्डिंग मैक्स डेट मैं आपको बता चुका हूं। सब्सीक्वेंट एजीएम के केस में 28 अक्टूबर है, विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑडिटर आपने अपॉइंट करना है अगर आपका पेड अप कैपिटल जो है 1 मिलियन से एक्सीड कर जाए। अगर आपका पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन है तो आपने अपॉइंट नहीं करना। लीगल एडवाइजर से मुराद आपके लॉयर्स हैं। कुछ कंपनीज के लिए जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट लाजमी है। ऐसी तमाम कंपनी जिनका जो पेड अप कैपिटल है 7.5 मिलियन यानी 75 लाख से बढ़ जाए, इन तमाम कंपनी ने जनाब एक लॉयर को मंथली रिटेनरशिप बेसिस पे अपॉइंट करना है और इसकी अपॉइंटमेंट को एससीसीपी के फॉर्म ए और फॉर्म 9 में डिक्लेयर भी करना है। लीगल एडवाइजर के केस में जनाब 75 लाख और ऑडिटर के केस में 10 लाख। अगर आपका कैपिटल 10 लाख से एक्सीड कर जाएगा तब आपके लिए कंपलसरी है कि आप ऑडिटर अपॉइंट करें। अगर आप वैसे भी अपॉइंट कर देंगे कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसके बाद आ रहा है इलेक्शन/अपॉइंटमेंट्स। डायरेक्टर्स शैल बी री इलेक्टेड एंड सीईओ शैल बी रीअपॉइंटेड। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इलेक्शंस पे जो डायरेक्टर्स हैं वो हमेशा री इलेक्ट होंगे। डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं और जो आपका सीईओ है वो रीअपॉइंट होगा। अब इलेक्शंस कब होने हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट एजीएम है, फर्स्ट एजीएम पे आपने डायरेक्टर्स के इलेक्शन करने। तो जनाब आपके फर्स्ट इलेक्शन होंगे फर्स्ट एजीएम को। आप सपोज कर लें कि अगर हम एजीएम कर रहे हैं अगस्त को, 30 अगस्त 25 को, तो 30 अगस्त 25 को हमारे फर्स्ट इलेक्शंस हो जाएंगे। डायरेक्टर्स हमारे री इलेक्ट हो जाएंगे और सीईओ हमारा रीअपॉइंट आ जाएगा। तो ये जनाब फर्स्ट एजीएम में इलेक्शंस होंगे। सब्सीक्वेंट इलेक्शंस होंगे एवरी 3 इयर्स।
ये आपने याद रखना है कि हर 3 साल बाद फिर जो है इलेक्शन होंगे। और एक दफ़ा जब आपने डायरेक्टर्स की तादाद फिक्स कर ली, उसके बाद आप डायरेक्टर्स की तादाद इलेक्शंस तक बढ़ा नहीं सकते। आप सपोज कर लें कि हमारे इलेक्शन हो रहे हैं 28/10/25 को, 28/10/25 को हमारे इलेक्शन हो रहे हैं। अब हमने 28/10/25 से 3 साल लगाने हैं। अब इलेक्शन हमारे होंगे 3 साल बाद। अब 25 है जी, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28। अब 28/10/28 को जाके हमारे जो इलेक्शन है वो होंगे डायरेक्टर्स के। 28/10/28 के बाद हम डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा डायरेक्टर जो है वो रीइलेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा नया डायरेक्टर होएगा। और एक दफा आपने नंबर फिक्स कर लिया, सपोज कर लें कि आपकी कंपनी में 3 शेयर होल्डर हैं, आपने 2 डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं। अब अगली एजीएम तक उनकी तादाद 2 ही रहेगी। अगर कोई शेयर होल्डर जाता भी है, उसकी जगह नया भी आता है, तो 2 ही रहेगी। आपने डायरेक्टर्स के नंबर बढ़ाने हैं, तो जनाब आपको आफ्टर 3 ईयर्स जो है उनकी तादाद जो है फिक्स करनी पड़ेगी इलेक्शंस की डेट पे। तो जनाब 28/10/28 पे जाके जो है अब आप दोबारा इलेक्शंस करेंगे। फर्स्ट टाइम इलेक्शन करने हैं आपने फर्स्ट एजीएम पे, और सब्सीक्वेंट आप इलेक्शन करेंगे एवरी 3 ईयर्स। तो जनाब ये था हमारा फ्लो चार्ट रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ फॉर्म ए एंड फॉर्म 9। सबमिट आपने करना है विद इन 30 डेज। एसएमसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका कैपिटल 3 मिलियन तक है उसके लिए कंपलसरी नहीं है जी। ड्यू डेट मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट एजीएम के केस में आपने करनी है विद इन 16 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सब्सिक्वेंटली आप करेंगे विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पर्पज मैंने आपको बता दिया कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देंगे आप। मैक्सिमम जो आपने एजीएम करनी है, जो सब्सिक्वेंट एजीएम करनी है, वो 28 अक्टूबर होगी एवरी ईयर। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट अगर 1 मिलियन तक कैपिटल है तो रिक्वायर्ड नहीं है। जो आपका लीगल एडवाइजर है उसकी अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है अगर आपका पेडअप कैपिटल 75 लाख तक है जी। इलेक्शंस आपने फर्स्ट इलेक्शन करने हैं जी फर्स्ट एजीएम पे, और सब्सिक्वेंट इलेक्शन करेंगे आप एवरी 3 ईयर्स। जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो हमेशा रीइलेक्ट होंगे, और जो सीईओ वो हमेशा रीअपॉइंट होगा। अगर आपने किसी और बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं है, तो वो इलेक्टेड आएगा। और अगर आपने किसी और बंदे को सीईओ अपॉइंट करना है जो ऑलरेडी सीईओ नहीं था, तो वो अपॉइंटेड आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम एससीसीपी की साइड पे चलेंगे और देख लेते हैं कि हमने फॉर्म ए और फॉर्म 9 किस तरह से सबमिट करना है जी। तो एससीसीपी की साइड पे चलता हूँ। अच्छा जी, अब एससीसीपी के पोर्टल पे चलूंगा। एससीसीपी के पोर्टल पे जाने के लिए मैं वेबसाइट सर्च करूंगा leap.sccp.gov.pk। आप गूगल भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, leap.sccp.gov.pk। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को ब्राउज किया, ये मुझे वेबसाइट के डैशबोर्ड पे लिया है, leap.sccp.gov.pk/लैंडिंग पेज। इजी फाइल डिजिटल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा कंसर्न है जी लॉगिन के साथ। अगर तो आपका लॉगिन बना हुआ है तो जनाब सिंपली आप लॉगिन करके अपने फॉर्म सबमिट करेंगे, और अगर किसी डायरेक्टर का लॉगिन नहीं बना हुआ तो जनाब आपने उसका लॉगिन बना लेना। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने ऑनलाइन फाइलिंग करनी है, आपके जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबका लॉगिन बना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी पुरानी है, आपकी कंपनी 2024 से पहले की, और आपकी कंपनी का एससीसीपी ई सर्विसेज में लॉगिन क्रेडेंशियल्स बने हुए हैं, तो आपके ई सर्विसेज वाले जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो इधर यूज हो जाएंगे। तो जनाब हमारे केस में तमाम डायरेक्टर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहले से बने हुए हैं, तो जनाब सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा, और इसके बाद आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स में आपका सीएनआईसी नंबर, आपका नाइकोप या आपका पासपोर्ट आ जाएगा। सीएनआईसी, नाइकोप, पासपोर्ट ये आपने विदाउट डैशेस ऐड करने। तो जनाब हमारे केस में जो डायरेक्टर है वो पाकिस्तानी रेजिडेंट है, और उसका जो लॉगिन है वो सीएनआईसी नंबर होगा। तो सीएनआईसी ऐड कर लेता हूँ जी। अगर फॉरनर होता तो नाइकोप होता या पासपोर्ट होता जी। तो अपना सीएनआईसी ऐड कर लेता हूँ विदाउट डैशेस। तो ये जनाब मैंने अपना सीएनआईसी नंबर ऐड कर दिया। इसके बाद मेरा पासवर्ड आ गया, एंड सब्सिक्वेंटली मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा जी। तो लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूं जी। अच्छा जी, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको इजी फाइल के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये देखें जी, ओवरव्यू, नेम रिजर्वेशंस, जो आपने नेम रिजर्व किए हुए हैं, कोई ड्राफ्ट में है या कोई अप्रूव है, इधर आ जाएगा। पेंडिंग इनकॉर्पोरेशंस, जिनके नेम अप्रूव हैं या आपने कंबाइंड प्रोसेस किया हुआ है, वो इधर आ रही होंगी। माई कंपनी /LLP, जितनी आपकी कंपनी बनी हुई है वो इधर आ रही होंगी। और माई प्रोसेसेस, टोटल जितने भी अब तक आपने प्रोसेसेस किए होंगे वो इधर आ रहे होंगे। तो जनाब हमारा कंसर्न होगा डू इट नाउ के साथ। रिजर्व LLP/कंपनी नेम, उसके बाद आ रहा है जी स्टार्ट LLP/कंपनी, एंड सब्सिक्वेंटली आपके पास आ रहा होगा जी फाइलिंग एंड कंप्लाइंस। तो जनाब आप फाइलिंग करने के लिए माई कंपनी /LLP पे भी जा सकते हैं, और फाइलिंग एंड कंप्लाइंस के थ्रू भी आप जाके अपने तमाम प्रोसेसेस पे जा सकते हैं। तो जनाब मैं सिंपली फाइलिंग एंड कंप्लाइंस पे क्लिक करूंगा जी। जैसे मैंने फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे क्लिक किया तो मेरे पास जितनी भी कंपनीज थी, जितनी भी कंपनीज में मैं शेयर होल्डर था, या जितनी भी कंपनीज में मैं डायरेक्टर था, वो सारी इधर अपीयर होना शुरू हो गई। आगे वो कह रहा है प्लीज सिलेक्ट द LLP/कंपनी टू स्टार्ट इट्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस। अब हमें एक कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 3 कंपनीज आ रही हैं, और तीनों कंपनीज के आगे कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहे हैं।
तो जिस भी कंपनी की मैंने फाइलिंग करनी है, उस कंपनी की फाइलिंग करने के लिए कंपनी के नाम से पहले ये राउंड सर्कल आ रहा है, ये आप देख सकते हैं जी। मैंने इस राउंड सर्कल को क्लिक करना है। जैसे ही मैं राउंड सर्कल को क्लिक करूंगा, ये नीचे जो प्रोसीड का बटन अभी डीएक्टिवेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप सपोज कर लें कि मैंने लास्ट वाली कंपनी की फाइलिंग करनी है, तो ये कंपनी के नेम से पहले राउंड सर्कल आ रहा है, तो सिंपली राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने राउंड सर्कल पे क्लिक किया, ये मेरा प्रोसीड का बटन एक्टिवेट हो गया। तो जनाब सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, ये मुझे कंपनी के तमाम प्रोसेसेस पे ले आया। जिस कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया, उस कंपनी के तमाम प्रोसेसेस पे ले आया। तो जनाब हमारे केस में शेयर होल्डर के अकाउंट में 3 कंपनीज थी। तो सबसे ऊपर कंपनी का नेम आ रहा होगा, कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होगा जी। डैशबोर्ड एलएलपी स्लैश कंपनी सर्विसेज, इस कंपनी के मैंने 22 प्रोसेसेस सबमिट किए हुए हैं। और कंपनी प्रोफाइल में आ रहा होगा कंपनी कब बनी, कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या था, कंपनी का सीआरओ कौन सा है, कंपनी की ईमेल, कंपनी का सेल नंबर कौन सा है। और ये नीचे आपके तमाम प्रोसेसेस आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जी। तमाम प्रोसेसेस आ रहे हैं आपके, ये आपके 3 कॉलम्स आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है जी फाइलिंग प्रोसेसेस, उसके बाद आ रहा है इवेंट बेस्ड फाइलिंग एंड सब्सिक्वेंटली आ रहा है लाइसेंसिंग। तो हमारा कंसर्न होगा जी इवेंट बेस्ड फाइलिंग के साथ। अगर मैं इवेंट बेस्ड फाइलिंग के सबसे एंड पे चलूं, ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप ऐसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो जनाब इसको पकड़ के नीचे चलता हूं जी, ये भी आपके पास स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूं। तो ये इवेंट बेस्ड फाइलिंग के नीचे आपके पास आ रहा है जी पीरियोडिक फाइलिंग, और पीरियोडिक फाइलिंग के नीचे आ रहा है जी एनुअल फाइलिंग। जो आपका फॉर्म ए फॉर्म 9 है, उसको आप एनुअल रिटर्न भी कहते हैं, उसको आप एनुअल फाइलिंग भी कहते हैं। जो आपका फॉर्म ए एंड फॉर्म 9 है, उसकी फाइलिंग आपकी एनुअल फाइलिंग के थ्रू ही होगी, क्योंकि ये फॉर्म्स एनुअली फाइल करते हैं। तो जनाब सिंपली एनुअल फाइलिंग पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने पीरियोडिक फाइलिंग पे जाके एनुअल फाइलिंग पे क्लिक किया, एक कंपनी की जो जो एनुअल फाइलिंग्स हो सकती हैं, जो जो एनुअल कंप्लायंसेस हो सकती हैं, वो इधर अपीयर होना शुरू हो गई। सबसे पहले आ रहा है जी सिलेक्ट अ ईयर फॉर फाइलिंग, उसके बाद आ रहा है जी एनुअल अकाउंट्स। तो जनाब एनुअल अकाउंट्स भी आपके एनुअली फाइल होते हैं, और एनुअल अकाउंट्स ऐसी तमाम कंपनीज फाइल करती हैं जिनका जो पेड अप कैपिटल है 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा हो। एनुअल रिटर्न, तो जनाब हमारा जो फॉर्म ए और फॉर्म 9 की फाइलिंग है, उसको एनुअल रिटर्न कहते हैं। उसके बाद आ रहा है जी एनुअल रिटर्न, तो जनाब जो आपके फॉर्म ए की फाइलिंग है, उसको एनुअल रिटर्न कहते हैं जी। फॉर्म ए भी आपका साल में एक दफ़ा फाइल होता है। फॉर्म ए की फाइलिंग जो है एसएमसी, जो आपकी सिंगल मेंबर कंपनीज है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा ऐसी कंपनीज जिनका जो कैपिटल है, जो पेड अप कैपिटल है, वो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख तक है, उनके लिए भी ये ऑप्शनल है जी। ग्लोबल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 452, तो जनाब ऐसी तमाम कंपनीज जिनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी किसी फॉरेन कंपनीज में 10% या से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो ऐसी कंपनीज जो है वो ग्लोबल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 452 फाइल करती हैं एससीसीपी में। और लास्ट में आ रहा है जी यूबीओ डिक्लेरेशन, जिसको आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डिक्लेरेशन भी कहते हैं। यूबीओ डिक्लेरेशन में कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जिनकी कंपनी में 25% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है। तो जनाब ऐसी तमाम कंपनीज जिनका जो पेड अप कैपिटल है वो 10 मिलियन से कम है, उनके केस में यूबीओ डिक्लेरेशन एप्लीकेबल होगा, और दूसरा एप्लीकेबल होगा एनुअल रिटर्न। यूबीओ डिक्लेरेशन जनाब आपने फाइल करनी ही करनी है, चाहे आपकी सिंगल मेंबर कंपनी है, चाहे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एनुअल रिटर्न ऐसी कंपनीज के लिए जनाब जिनका जो पेड अप कैपिटल है वो 3 मिलियन से अबव हो। तो जनाब हम फाइल कर रहे हैं एनुअल रिटर्न। तो जनाब एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है ईयर, किस ईयर की आपने फाइलिंग करनी है। तो स्टार्ट पे आपके पास आ रहे हैं जी ईयर्स। अब सबसे पहले मेरे पास आ रहा है जी 2024 से 2025, और उसके बाद आ रहा है जी 2025 से 2026। अब ये 2024 से 2025 डिफाइन कर रहा है जी फाइनेंशियल ईयर को। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है जी 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। हम फाइलिंग करना चाह रहे हैं जी 2025 की। तो जनाब ये जो 2024 के बाद ये जो ईयर आ रहा है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन करेगा। ये ईयर को डिफाइन करेगा जिस ईयर की आप फाइलिंग करना चाह रहे हैं। एज इट इज अगर आप 2026 की फाइलिंग करना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे 2025 से लेके 2026 तक, क्योंकि जब मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक होगा, तभी मैं 28 अक्टूबर 2025 को जाके फाइलिंग कर सकूंगा। तो जनाब ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो लास्ट वाला ईयर आ रहा है, ये आपका फाइलिंग वाला ईयर है। अब ये मेरी कंपनी बनी है जी 2025 में, ये देखें ये मेरी कंपनी 2025 में बनी है, इसी वजह से प्रीवियस ईयर्स इधर अपीयर नहीं हो रहे। अगर ये कंपनी मेरी 2012 में बनी होती तो ये सारे प्रीवियस ईयर में ये प्रोसेसेस आ रहे होते, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, ग्लोबल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 452, यूबीओ डिक्लेरेशन, और ये इधर ईयर्स भी ऊपर तक लिखे होते 2011 से 12, 12 से 13 एंड सो ऑन। अब ये कंपनी बनी है मेरी 2025 में, इस वजह से प्रीवियस ईयर्स नहीं आ रहे, और 2025 से 2026 के प्रोसेसेस इस वजह से इधर आ रहे हैं क्योंकि मैं खड़ा हूं 2026 में। आज है जी 29 अप्रैल 2026, इस वजह से 2025 से 2026 के जो प्रोसेसेस हैं वो भी इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने देखनी है कि कंपनी बनी कब है, तो जनाब इस प्रोसेस को क्लोज करूंगा।
तो एनुअल फाइलिंग के प्रोसेस को क्लोज कर लेता हूँ जी। इस स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर चलूंगा जी। इसके बाद जनाब कंपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा, तो कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ जी डैशबोर्ड पे। उसके बाद आ रहा है जी LLP/कंपनी सर्विसेज और आगे आ रहा है जी कंपनी प्रोफाइल। तो कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। ये कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गई जी। कंपनी का नेम आ गया, क्विन आ गया, CRO आ गया, एड्रेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गया जी, ईमेल आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, और ये आ गई आपकी इसके नीचे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी बनी है 10/4/2025 को, 10 अप्रैल 2025 को ये कंपनी बनी है जी। और मैं कर रहा हूँ जी फर्स्ट AGM। अगर ये 2025 को बनी है तो मैं फर्स्ट AGM ही कर रहा हूँ ना। तो जनाब फर्स्ट AGM मैं कर रहा हूँ 2025 में। तो 2025 की फाइलिंग करने के लिए मैं ईयर सेलेक्ट करूंगा 2024 से 2025। तो जनाब वापस चलूंगा अपने प्रोसेसेस पे और एनुअल फाइलिंग का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करूंगा। तो जनाब वापस चलूंगा जी डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे चलूंगा, स्क्रॉल बार पकड़ के एंड पे चलूंगा जी। पीरियोडिक फाइलिंग पे जाके एनुअल फाइलिंग पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास तमाम प्रोसेसेस ओपन हो जाएंगे। अब मैंने आपको दिखाया कि 2024 से 2025 से पहले क्यों नहीं प्रोसेसेस आ रहे, या पहले ईयर्स क्यों नहीं आ रहे। वो इस वजह से नहीं आ रहे कि ये कंपनी बनी है 10 अप्रैल 2025 में। अगर ये कंपनी 10 अप्रैल 2024 में बनी होती तो इधर 2023 से 2024 भी आ रहा होता। तो जनाब ये मेरी यूबीओ डेक्लेरेशन जो है ये सबमिटेड है। ये देखें इधर आ रहा है जी अंडर रिव्यू। अगर ये भी मेरी फाइल ना होती तो इधर आ रहा होता जी नॉट फाइल्ड, और आ रहा होता नीचे स्टार्ट फाइलिंग। अब ये मेरी एप्लीकेशन सबमिटेड है यूबीओ डेक्लेरेशन की, और इधर आ रहा है जी अंडर रिव्यू। जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगी इधर आ जाएगा जी अप्रूव्ड, और नीचे आ जाएगा जी व्यू, कि आप इस फॉर्म को खोल के देख सकते हैं। अब ये देखें जी ग्लोबल रजिस्टर मेरा नॉट फाइल्ड आ रहा है, एनुअल रिटर्न नॉट फाइल्ड आ रही है, एनुअल अकाउंट्स नॉट फाइल्ड आ रहे हैं। अब मेरे पे एप्लीकेबल है जी एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न जिस ईयर की मैंने करनी है, अब मैंने करनी है जी 2024 से 2025 की। तो ये एनुअल रिटर्न के नीचे आ रहा है जी स्टार्ट फाइलिंग। आप क्या करेंगे जनाब, आपने सिंपली ये जो स्टार्ट फाइलिंग आ रहा है सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। तो जनाब स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने एनुअल फाइलिंग का फॉर्म ओपन करने के लिए स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक किया, मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया जी। ये देखें जी, फाइलिंग फॉर एनुअल रिटर्न, एप्लीकेशन आईडी। एससीसीपी में जो भी आप प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, चाहे वो यूबीओ डिक्लेरेशन है, चाहे वो फाइलिंग फॉर एनुअल रिटर्न है, एनुअल अकाउंट्स है, ट्रांसफर और शेयर्स है, व्हाट्सएवर, तो जो भी आप प्रोसेस इनिशिएट करेंगे हर प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होगी जी। उसके बाद आ रहा है जी रीसेट एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर ली, आपसे कुछ गलतियां आ गई हैं, तो जनाब जैसे ही आप रीसेट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन ऐसी हो जाएगी जैसे आपने अभी फ्रेशली एप्लीकेशन जो है वो ओपन की है, अभी आपने फॉर्म ओपन किया जी। सारी आपकी चेंजेस रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद आ रहा है जी आपके पास रिव्यू फॉर्म। तो जैसे ही आप रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इधर आपके जो जो फॉर्म्स आ रहे होंगे वो आप डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF में ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जो आपका फॉर्म है। और अगर आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो जनाब एक नई विंडो ओपन हो जाएगी आपके ब्राउजर में, और उसमें ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक इस फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आई। जो आपकी चेंजेस हैं वो फॉर्म 9 के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। चेंज इन डायरेक्टरशिप है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी, CFO, व्हाट्सएवर। तो जो आपकी चेंज इन ऑफिसर्स आ रही होती है वो आपकी फॉर्म 9 के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे ही मैं बाकी ऑफिसर्स को चेंज करूंगा तो जनाब इधर रिव्यू स्टैट्यूटरी फॉर्म्स में फॉर्म 9 भी आना शुरू हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ बाद में जी। तो इसे क्लोज कर लेता हूँ। सेव करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी नेक्स्ट। तो जनाब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये साइड पे आपके पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जी एनुअल रिटर्न के ऊपर। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये चला जाएगा स्टैट्यूटरी फॉर्म्स पे। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपका चला जाएगा जी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी पे। तो ये साइड पे जितने टैब्स आ रहे हैं इस पे ये नेक्स्ट के थ्रू आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब अभी हम खड़े हैं एनुअल रिटर्न के ऊपर, और एनुअल रिटर्न के साथ ये देखें साइड पे लगा हुआ जी एरो। इस एरो का मतलब ये है कि इस टैब में आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इस टैब में आपने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद आ रहा है जी स्टैट्यूटरी फॉर्म्स, इसके साथ टिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये टैब आपका कंप्लीट है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी वाला भी टैब आपका कंप्लीट है जी, इसके साथ भी टिक लगा हुआ है। डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन के टैब के साथ भी ये देखें जी एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस टैब पे जाके भी आपने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। एंड लास्टली रिव्यू एंड अप्लाई पिन, ये आपका टिक ही आ रहा होगा। तो जनाब जिन ऑप्शंस के साथ आपका एरो आ रहा होगा ये ऑप्शंस आपने फिल करने हैं। तो जनाब सबसे पहले मैं खड़ा हूँ जी एनुअल रिटर्न के ऊपर, और ये मेरा एनुअल रिटर्न जो है ये व्हाइट कलर में हाईलाइटेड है। तो जनाब एनुअल रिटर्न में सबसे पहले वो कह रहा है जी फिल दी एनुअल रिटर्न फर्स्ट टू प्रोसीड। वो कह रहा है जनाब एनुअल रिटर्न की डिटेल्स ऐड करें प्रोसीड करने के लिए। तो एनुअल रिटर्न की टैब पे सबसे पहले कंपनी का नेम आ रहा होगा, कंपनी का क्विन आ रहा होगा जी, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, कंपनी का नंबर आ जाएगा, कंपनी का ईमेल आ जाएगा, वेबसाइट अगर आपने दी होगी, हमने वेबसाइट नहीं दी हुई तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रही है जी। ये देखें 10 अप्रैल 2025। ये हमने कंपनी प्रोफाइल पे जाके भी देख ली, और इधर भी आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रही है जी। फाइनेंशियल ईयर जी 2024 से 2025, 2024 से 2025 का ही हमने फॉर्म ओपन किया है। 2024 से 2025 का ही हमने फॉर्म सेलेक्ट किया था,
और इधर मेरा फाइनेंशियल ईयर भी 2024 से 2025 ही आ गया। तो जो आप फार्म ओपन करेंगे वो इधर फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। उसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा जी। फर्दर नीचे जाने के लिए आपके पास ये साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ जी। फाइनेंशियल ईयर के बाद आ रहा है जी कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑथराइज कैपिटल, आपका ऑथराइज कैपिटल कितना है जी। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स की फेस वैल्यू है, जो हर शेयर की मलकियत है, जो हर शेयर की वैल्यू है वो जी 100 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स 1000। टोटल अमाउंट 1 लाख। मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, हर शेयर की वैल्यू है जी 100। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका ऑथराइज कैपिटल है वो 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल से मुराद है कि इतना जो शेयर कैपिटल है वो सब्सक्राइबर जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पेड अप कैपिटल से मुराद आपके जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने कंपनी में कितना कैपिटल सब्सक्राइब किया हुआ है। काइंड ऑफ शेयर्स, क्लास ऑफ शेयर्स, ये आपके ऑर्डिनरी आएगा। इसमें भी फेस वैल्यू 100 आ रही होगी। नंबर ऑफ शेयर्स वेरी कर रहे होंगे जनाब। 10 भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, 20 भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरे के पूरे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जनाब हमारे केस में जितना ऑथोराइज कैपिटल था उतना ही पेड अप कैपिटल था। जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए और इसकी वैल्यू भी 1 लाख आ गई। तो जनाब ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा। फर्दर नीचे जाने के लिए देखें साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद आ रहा जी एजीएम हेल्ड स्लैश कंक्लूडेड। किस डेट को आपने एजीएम की, इधर से हमने एक डेट सेलेक्ट करनी है। तो जनाब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एजीएम के केस में आप विद इन 16 मंथ्स एजीएम कर सकते हैं। जरा मैं वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। जो फर्स्ट एजीएम है वो हमने करनी होती है विद इन 16 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट एजीएम आ गई जी। तो जनाब ये मैं कर रहा हूं फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम मैंने करनी थी विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब कंपनी मेरी कब इनकॉर्पोरेट हो रही है जी। कंपनी मेरी इनकॉर्पोरेट हो रही है 10 अप्रैल 2025 को। अगर मैं 10 अप्रैल 2025 से 16 मंथ्स काउंट करूं तो ये मेरा 1 साल बनेगा 10 मार्च को, या कुछ डेज पहले लगा लें, क्योंकि कहीं महीने 31 दिनों के आ रहे होंगे, कहीं 30 दिनों के आ रहे होंगे, कहीं 28 दिनों के आ रहे होंगे। तो ये डेट जो है वेरी हो सकती है। मैं आपको ऑन एस्टिमेटेड बता रहा हूं कि अगर 10 अप्रैल 2025 को बनी है तो मेरा ईयर कब खत्म हो रहा होगा, 10 मार्च 2025 को। अगर 10 मार्च 2025 से आप 4 मंथ्स आगे ले जाएं, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, तो आप एजीएम कर सकते हैं जनाब जुलाई में, 10 जुलाई तक। आपकी एजीएम की डेट बनती है जी 10 जुलाई 2026, क्योंकि मेरी कंपनी बनी है जी 10 अप्रैल 2025 को। और 10 अप्रैल 2025 से अगर मैं 16 मंथ्स काउंट करूं तो मेरे 16 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं जनाब 10 जुलाई 2026 को। अब फाइनेंशियल ईयर हमारा कब एंड हो रहा है जी। फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है जी 30 जून 2026 को। जनाब ये मेरा फाइनेंशियल ईयर आ गया। तो जनाब फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है जी 30 जून 2026 को। और आपको पता है कि एजीएम करने के लिए आपने एटलीस्ट 21 डेज, कम अज कम 21 दिन का नोटिस देना है। और अगर मैं 30 जून के बाद एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देता हूं तो जनाब जो हमारी एजीएम है वो बनेगी 22 जुलाई को। मैं दिखा भी देता हूं आपको जी। अगर मैं एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देता हूं तो जनाब मेरी एजीएम बनेगी 22 जुलाई को। लेकिन चूंकि मेरी कंपनी बनी है जी 10 अप्रैल 2025 को, अगर मैं 16 मंथ्स काउंट भी कर लूं तो जनाब ये एंड हो रहे हैं जी 10 जुलाई 2026 को। तो आपने एक बात याद रखनी है कि एजीएम के केस में हमेशा आपने ईयर क्लोज करना है। अब हमारे केस में फाइनेंशियल ईयर क्या था जी। हमारे केस में फाइनेंशियल ईयर था जी 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। और अगर मैं 30 जून 2026 वाला क्लोज करता हूं तो एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस कंप्लीट नहीं होता। और अगर मैं 30 जून 2026 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज करता हूं तो जनाब जो मेरी एजीएम की डेट आ रही है वो आ रही है जी 22 जुलाई। और हमारे केस में बन रहा है जी 10 जुलाई 2026 को, जो 16 मंथ्स है। कंपनी मेरी इनकॉर्पोरेट हुई थी जी 10 अप्रैल 2025 को। और अगर 10 अप्रैल 2025 से मैं 16 मंथ्स काउंट करूं तो ये मेरा बन रहा था 10 जुलाई 2026 को। तो जनाब अब मैं कर रहा हूं एजीएम 2025 को, तो मैंने एजीएम की डेट क्या रखनी है। तो जनाब एजीएम की डेट मैं रखूंगा 28 अक्टूबर 2025। अब ये 28 अक्टूबर 2025 मैंने क्यों रखी है जनाब। 28 अक्टूबर 2025 मैंने इस वजह से रखी है, जितनी भी आपकी सबसीक्वेंट एजीएम्स होनी है वो आपकी होनी है जी विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको दिखा भी देता हूं जी। सबसीक्वेंट एजीएम्स आपने करनी है जनाब साल खत्म होने के 120 दिन के अंदर अंदर। साल आपका कब खत्म हो रहा है जी, 30 जून के केस में। आपकी जितनी भी कंपनीज बन रही हैं उनके केस में जो फाइनेंशियल ईयर है आमतौर पे वो 30 जून ही होता है जी। तो जनाब अगर 30 जून को साल खत्म हो रहा है तो आप एजीएम कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली 28 अक्टूबर, जो भी साल है। अगर सब्सिक्वेंटली मैंने करनी है 2026 की तो मैं 28 अक्टूबर 26 को करूंगा। 27 की करनी है तो 28 अक्टूबर 27 तक मैं एजीएम कर सकता हूं। तो जनाब इस वजह से मैंने डेट रखी है जी 28 अक्टूबर 2025 की, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट इलेक्शंस हो जाने हैं फर्स्ट एजीएम पे और सब्सिक्वेंट इलेक्शंस होने हैं आपके 3 साल बाद।
तो जनाब मैंने डेट स्ट्रेट रखनी है, तो इस वजह से मैंने डेट रख दिया जी 28 अक्टूबर 2025, क्योंकि जब मैं सब्सिक्वेंट एजीएम्स करूंगा तो मैं 28 अक्टूबर हर साल रखता जाऊंगा। इसी तरह सपोज कर लें अगर आपकी कंपनी 10 अक्टूबर 2024 को बनती तो भी मैं जो एडीएम की डेट है वो मैं रखता 28 अक्टूबर 25, क्योंकि इस केस में जो आपके 16 मंथ्स थे वो आपके 2025 के बीच में ही खत्म हो जाने थे। तो इस केस में भी मैं जो ईयर एंड है वो क्लोज करता 30 जून 2025, और जो एजीएम है वो मैं रख लेता जनाब 28 अक्टूबर 2025, ये जो मैंने ऊपर डेट लिखी हुई है 28 अक्टूबर 2025। और सब्सिक्वेंटली ऐसी मेरी जो एजीएम्स हैं 2026 में चलती जाती, 2027 में चलती जाती एंड सो ऑन। तो जनाब ये था थोड़ा सा एजीएम के हवाले से कि आपने एजीएम की डेट क्या रखनी है। तो जनाब फर्स्ट एजीएम मेरी आ गई 28 अक्टूबर 2025 को। अब इसके बाद मैंने दोबारा इलेक्शन कब करनी है, तो जनाब दोबारा इलेक्शन आपने 28 अक्टूबर 2025 से 3 साल काउंट कर लेने, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28। अभी मैंने डायरेक्टर्स की री इलेक्शन और चीफ एग्जीक्यूटिव की रिअपॉइंटमेंट करनी होगी जी 28 अक्टूबर 2028 को। तो जनाब फर्स्ट एजीएम के केस में मैं डेट रखूंगा जी 28 अक्टूबर 2025। तो वापस चलता हूं जी एससीसीपी के फॉर्म्स पे और अपनी एजीएम की डेट ऐड कर लेता हूं जी। तो एससीसीपी इजी फाइल के पोर्टल पे चलूंगा जी। एजीएम हेल्ड स्लैश कंक्लूडेड, डेट ऑफ एजीएम सबसे पहले आ रहा जी यस और आगे आ रहा जी नो, और बाय डिफॉल्ट ये आपका यस ही जो है सिलेक्टेड होगा। ये देखें जी यस के साथ राउंड सर्कल बना हुआ है, तो जनाब इसको आपने यस ही रहने देना है, क्योंकि हमने एजीएम कंडक्ट की है, हमने ऑडिटर रिअपॉइंट किया है, ये हमने ऑडिटर सीज किया है, हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव किए हैं, अगर डिविडेंड है तो मेंबर्स ने वो अप्रूव किया एंड सो ऑन। तो जनाब डेट ऑफ एजीएम के साथ ये देखिए कैलेंडर बना हुआ है, तो डेट ऑफ एजीएम सेट करने के लिए सिंपली आप इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। तो जनाब इस कैलेंडर पे क्लिक कर लेता हूं जी। अच्छा, जैसे ही मैंने कैलेंडर पे क्लिक किया तो मेरे पास मंथ और ईयर आ गए। अभी मैं खड़ा हूं जी जून 2026 पे, एजीएम हम कर रहे हैं जी 2025 में। तो जनाब पिछले साल पे जाने के लिए ये देखें जी 2026 के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो जनाब 2025 सेलेक्ट करने के लिए सिंपली इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा जी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेता हूं। अच्छा, जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया मेरे पास 2003 से लेके 2026 तक जितने भी ईयर्स थे वो आना शुरू हो गए। अब हमने क्या करना है जी, हमने सेलेक्ट करना है 2025, क्योंकि हम फर्स्ट एजीएम कर रहे हैं जी 28 अक्टूबर 2025 को। तो 2026 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, अभी मैं 2026 में खड़ा हूं, तो मैंने जाना जी 2025 पे। तो सिंपली 2025 पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने 2025 पे क्लिक किया वो मुझे कह रहा है जी मंथ सेलेक्ट करें। अभी बाय डिफॉल्ट जून सिलेक्टेड है, मैंने सेलेक्ट करना है जी अक्टूबर। तो सिंपली अक्टूबर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने अक्टूबर पे क्लिक किया मेरे पास अक्टूबर 2025 मंथ और ईयर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैंने डेट सेलेक्ट करनी है। अब डेट मैं सेलेक्ट करूंगा जी 28 अक्टूबर। आपने एक बात याद रखनी है, अगर 28 तारीख को संडे आ रहा है तो जनाब आपने एजीएम नहीं हेल्ड करनी, आप 27 कर लें। ठीक है जी, 28 से आगे आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर 28 को संडे आ रहा है तो आप 27 डेट कर लें। चूंकि हमारे केस में 28 को ट्यूसडे आ रहा है तो जनाब मैं 28 सेलेक्ट कर लूंगा। 28 को मंगल आ रहा है तो 28 पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने 28 पे क्लिक किया ये मेरे पास डेट ऑफ एजीएम आ गई 28/10/2025। तो जनाब मैंने आपको बता दिया कि डेट ऑफ एजीएम हमने 28 अक्टूबर 2025 क्यों रखी है जी। 28 अक्टूबर 2025 इस वजह से रखी है कि हमारी कंपनी बनी थी 10 अप्रैल 2025 को। अगर मैं 16 मंथ्स काउंट करता तो मेरे 16 मंथ्स एंड हो रहे थे 10 जुलाई 2026 को जाके। लेकिन अगर मैं 10 जुलाई 2026 को एजीएम करता तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर था 30 जून वाला वो क्लोज ना होता, क्योंकि 30 जून क्लोज होगा। 30 जून क्लोज होने के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जो आपके अकाउंट्स है वो बनाएंगे, वो डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देंगे, उसके बाद ही आप एजीएम हेल्ड कर सकते हैं। तो सपोज कर ले अगर 30 जून को मैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर भी लेता तो तब भी मैंने एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना था। तो मेरी एजीएम की डेट आनी थी 22 जुलाई। तो चूंकि 16 मंथ्स में मेरा जो फाइनेंशियल ईयर था वो क्लोज नहीं था और इस वजह से मैं फर्स्ट एजीएम कर रहा हूँ जी 28 अक्टूबर 2025 को। चूंकि सब्सिक्वेंट एजीएम्स का जो पीरियड है उसको मैं सेम रखना चाह रहा हूँ। अब देखें जैसे मेरी फर्स्ट एजीएम 28 अक्टूबर 2025 को आ गई, सब्सिक्वेंट जो है 26 को आ जाएगी, 27 को आ जाएगी एंड सो ऑन। मेरी जो सब्सिक्वेंट एजीएम है वो 28 को आ जाएगी। तो जनाब एजीएम हेल्ड स्लैश कंक्लूडेड आ गई। फर्दर नीचे चलूंगा जी। इज देयर एनी चेंज इन एनुअल रिटर्न, आगे वो कह रहा है कि एनुअल रिटर्न में कोई चेंज है कि नहीं है। तो यस जनाब, हमारे डायरेक्टर्स के इलेक्शन हो रहे हैं और ये बाय डिफॉल्ट यस ही सिलेक्टेड है। ये देखें, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप ऊपर से चेंज कर सकते हैं जी, जहां पे हमने कैलेंडर के थ्रू एजीएम की डेट सेट की थी। उसके बाद वो कह रहा है जी फिजिकल एड्रेस हेड ऑफिस ऑप्शनल। आगे वो कह रहा है कि जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो सेम एज हेड ऑफिस है कि नहीं है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो कोई और हो, हेड ऑफिस आपने घर में बनाया हो और आपका जो वैसे एड्रेस है वो आपने किसी शॉपिंग मॉल में, किसी प्लाजा में बनाया हो, जिसको आप अपना कमर्शियल एड्रेस भी कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे केस में फिजिकल एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस सेम आ रहा है, तो जनाब इस केस में हमने क्या करना है जी,
फिजिकल एड्रेस स्लैश हेड ऑफिस एड्रेस ऑप्शनल के आगे आ रहा है जी बॉक्स, और आगे लिखा हुआ है जी सेम एज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो जनाब जो हमारा फिजिकल एड्रेस है वो सेम एज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, तो सेम एज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस से पहले ये देखें जी बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने बॉक्स पे क्लिक किया, जो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऊपर आ रहा था वो इधर रिपीट हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अगर इधर आपका सेम है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के साथ टिक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है जी, आपने इधर से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप सपोज कर ले इधर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा सेम है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वाला, तब क्या करेंगे आप जी, अब देखिए कंट्री के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और ये साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के आप नीचे चलेंगे और इधर पी वाली कंट्रीज पे आके आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। तो जनाब पी वाली कंट्रीज पे चलता हूँ जी, ये देखें जी पाकिस्तान आ गया, इधर से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। जो आपका प्रोविंस होगा, पंजाब है, सिंध है, व्हाट्सएवर, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें जी प्रोविंस के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से पंजाब सेलेक्ट कर लूंगा। इधर से आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, शेखपुरा, लाहौर, व्हाट्सएवर, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस साइड पे स्क्रॉल बार बनी है, इसको पकड़ के आप नीचे जाएंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे केस में सपोज करें सरगोदा है, तो सरगोदा सेलेक्ट कर लूंगा। उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील आ रही होंगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे सिटी में जाके, तो सिटी के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है। एक बात आपने याद रखनी है कि जहां जहां ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा होगा वहां वहां आपको डिटेल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अब सरगोदा में जितनी भी तहसील आ रही होंगी वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, तो जनाब तहसील सेट कर लूंगा और एड्रेस लाइन में आप अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, जो आपका फिजिकल एड्रेस है या रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, वो आप इधर रिपीट कर देंगे। इसके अलावा ये ऑप्शनल है, इसको अगर आप ना भी सिलेक्ट करें तो कोई मसला नहीं है। तो अगर आपका सेम है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं आ रहा तो आप इसको छोड़ दें, लेकिन चूंकि हमारे केस में जो फिजिकल एड्रेस है सेम है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है और ये हमारे पास टिक करने की ऑप्शन भी आ रही है, बॉक्स की ऑप्शन भी आ रही है, तो जनाब इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और जो मेरा फिजिकल एड्रेस है वो सेम हो जाएगा एज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो जनाब ये मैंने फिजिकल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा जी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर ऑफ ऑथराइज ऑफिसर, तो जनाब जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है उसने जिस नंबर से कंपनी बनाई होगी उसका नंबर इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद आ रहा है जी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कंपनी की सेल के बारे में पूछेगा, कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में पूछेगा। एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर से मुराद है जी सेल, पूरे साल की आपकी सेल कितनी है। अब हमारी कंपनी बनी थी जी 10 अप्रैल 2025 को और फाइनेंशियल ईयर मैं क्लोज कर रहा हूँ जी 30 जून 2025 को। अब 10 अप्रैल 25 से लेके 30 जून 2025 जो मैं ईयर क्लोज कर रहा हूँ उसकी मैंने सेल लिखनी है। आप सपोज कर लें मेरे केस में जो सेल है वो है जी 1 लाख, तो 1 लाख लिख देता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है जी नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज, आपकी कंपनी में मेल इंप्लॉइज कितने हैं, तो हमारी कंपनी में मेल इंप्लॉइज हैं जी 2। उसके बाद वो कह रहा है जी नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज, आपकी कंपनी में फीमेल इंप्लॉइज कितने हैं, तो जनाब हमारे केस में कोई फीमेल इंप्लॉय नहीं है, तो जनाब इधर 0 लिख दूंगा। आपने एक बात याद रखनी है कि ये देखिए दोनों ऑप्शंस के साथ स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी फिल करनी है। जैसे मैंने नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज में 2 लिखा, फीमेल में 0 लिखा, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज आ गए 2। आगे वो कह रहा है जी दिस कंपनी इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एज डिफाइंड इन द एक्ट। आगे वो कह रहा है कि क्या जिस कंपनी की आप फाइलिंग कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो जनाब ये हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। हम फार्म में ऐसी कंपनी का फाइल कर रहे हैं जो जनाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है जी। तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो इसके साथ बॉक्स बना हुआ है इसको आपने टिक नहीं करना, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी वाली इन्फॉर्मेशन जो है इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना जी, ये हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है जी वैलिडेट क्लासिफिकेशन, तो जनाब आपने क्लासिफिकेशन वैलिडेट करनी है। इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे सिस्टम डिफाइन करेगा कि आपकी स्मॉल कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है या लार्ज साइज एंटिटी है। स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज एंटिटीज डिफाइन होती हैं जनाब आपके टर्नओवर से, आपके कैपिटल से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। तो जनाब आपने वैलिडेट क्लासिफिकेशन पे क्लिक करना है सिंपली, तो जनाब वैलिडेट क्लासिफिकेशन पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने वैलिडेट क्लासिफिकेशन पे क्लिक किया वो कह रहा है जी कंपनी क्लासिफिकेशन हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड, आपकी जो कंपनी की क्लासिफिकेशन है वो वैलिडेट हो चुकी है। तो जनाब हमारे केस में ये स्मॉल कंपनी है, इसका टर्नओवर बहुत ही कम है जी, 1 बिलियन से भी कम है, 1 लाख है जी, तो जनाब ये हमारी स्मॉल कंपनी होगी, नीचे इसने बताया भी होगा। तो जनाब फर्दर नीचे चलूंगा जी, फर्दर नीचे जाने के लिए देखें साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार आ रहा है, तो स्क्रॉल बार को पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा। उसके बाद आ रहा है जी सेक्टर, आपकी जो कंपनी है इसका सेक्टर कौन सा है, तो जनाब हमारे केस में है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी स्मॉल साइज कंपनी। तो जनाब जैसे ही हमने ऊपर वैलिडेट क्लासिफिकेशन पे क्लिक किया तो नीचे हमारे पास स्मॉल साइज कंपनी आ गया, और ये देखें आगे आई बना हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन भी आ रही होगी कि क्या क्राइटेरिया जी स्मॉल साइज एंटिटी का। तो सिंपली इस पे कर्सर लेके जाऊंगा जी, ये देखें जी
A private company having paid up capital up to rupees 10 million, turnover not exceeding 150 million, employees not more than 250. अगर आपकी कंपनी के जो पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ तक है और जो सेल है वो 15 करोड़ तक है और जो इंप्लॉइज हैं वो 250 से ज्यादा नहीं है, तो जनाब ये आपकी स्मॉल साइज एंटिटी कंसीडर होगी। अब हमारे केस में टर्नओवर था 1 लाख, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2 हैं, कैपिटल हमारा 1 लाख है, तो जनाब हमारी स्मॉल साइज एंटिटी कंसीडर होगी जी। तो जनाब क्लासिफिकेशन हमारी ऑटोमेटिकली आ गई जैसे ही हमने वैलिडेट क्लासिफिकेशन पे क्लिक किया।